जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेहा स्टडी क्लब पे स्वागत है। आज के वीडियो से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो बीए प्रोग्राम में सेकंड ईयर का एक कोर्स है दैट वाज बीपीएससी 105। हम इसके सारे ही यूनिट्स कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट यूनिट करने वाले हैं। तो आप मतलब मेरे चैनल पे आए होंगे, बहुत स्ट्रेस हो गए इस टॉपिक को देख के कि इतना मुश्किल है क्योंकि कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। सारा स्ट्रेस अपना एक तरफ रखिए क्योंकि मैं आपको बहुत बेसिक लेवल से हिंदी में इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी। बिल्कुल बेस बनाते चलेंगे, एक इंटरेस्टिंग एंड इजी वे में चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कोर्स है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो इस पूरे ही कोर्स में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स होती क्या है ये हम चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हम करेंगे हमारे फर्स्ट ब्लॉक से दैट वाज अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें हमारे 3 ब्लॉक्स हैं। आज के वीडियो में हम हमारी यूनिट फर्स्ट को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। चैप्टर का नाम है, इसी का मतलब क्या है? तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स होती है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, इसका सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इसका नेचर कैसा है, कि मतलब इसमें है क्या, इसमें क्या क्या स्कोप है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और लास्ट क्या है? यूटिलिटी, कि जो भी हमने मतलब पढ़ा है इसको कैसे पूरी तरह हम यूटिलाइज कर सके, कैसे करके हम हर एक चीज करेंगे। तो जो ये नाम है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारी जो स्टडी होती है पॉलिटिक्स की उसको हम कंपेयर करते हैं। जनरली मेन हमारा यही है कि हम उसे कंपेयर करें। तो हम इसको 2 लेवल्स पे कर सकते हैं कि या तो हम जो हमारी इंडिया है इसके पॉलिटिक्स को कंपेयर करते हैं कि जितने स्टेट्स में है, कहाँ पर कैसी है, कौन सी एरिया में कैसी है। और जो दूसरे लेवल पे होता है वो इंटरनेशनल लेवल होता है कि और कंट्रीज से हम अपनी कंट्रीज की जो पॉलिटिक्स है उसको कंपेयर करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर का मीनिंग ही क्या है। इसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है। मैंने आपको यही बताया कि जो ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, जो ये वर्ड है कंपेरेटिव, इसका जनरली मतलब ही क्या है? इसका मतलब यही है कि इट इज ऑल अबाउट कंपेयरिंग पॉलिटिकल फिनोमेना। कि इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कंपेयर करते हैं जो हमारा पॉलिटिकल फिनोमेना होता है। तो इसमें भाई हम क्या कंपेयर करते हैं तो हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि जितनी भी सिमिलैरिटीज, मतलब जो चीज सेम होती है एंड जो डिफरेंसेस होते हैं किसके बीच में, जो कंट्रीज है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, की मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की कोई भी हमने कंट्री ले लिया, हम सारी कंट्रीज को पढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं क्या सब में सिमिलर है, क्या डिफरेंस है। ये हम किस बेसिस पे देख रहे हैं? पॉलिटिक्स के बेसिस पे देख रहे हैं, ठीक है। फिर हम यही बोल रहे हैं कि जो सोशल साइंस है ये और भी वाइडली इसको डिस्क्राइब कर रखा है। जैसे सोशियोलॉजी होती है, साइकोलॉजी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। तो इसमें जनरली इंट्रोडक्शन में हमारा यही बता रखा है कि जो हम कंपैरेटिव पढ़ते हैं बच्चों को, कंपैरेटिव का मतलब ही क्या होता है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, नेचर एंड स्कोप। कि जो चैप्टर मैं बता रही थी ना, जो चैप्टर का नाम ही है नेचर एंड स्कोप, अब हम इसकी बात करने वाले हैं कि जैसे हम कंपेयर भी करेंगे हमारी पॉलिटिक्स को दूसरी कंट्री के पॉलिटिक्स से, तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स क्या होते हैं, चलो ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी चीज है उसको हम कंपैरेटिव पॉलिटिक एनालिसिस मतलब एनालाइज करते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद उसके जो डिसिपल है हम वो चेक करते हैं कि क्या है। तो यही है, यही एक हमारा डिसिपल है जो हमें पॉलिटिकल साइंस में भी बताया जाता है, ठीक है। एंड जनरली फिर क्या है, जो हमारे मेन पर्पस होते हैं, मेन चीजें होती है हमारे पॉलिटिक्स में, तो हम यही देखेंगे। जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या है? इंडिया में डेमोक्रेसी है।
तो ऐसे ही है, जैसे हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, तो सिमिलैरिटीज कैसे हो सकती है, जो बाहर की कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज, तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है, कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिसमें मोनार्कियल सिस्टम है, किसी में ऑथोरिटेरियन सिस्टम है। तो इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। तो हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया, पूरा जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में पढ़ते हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है कैसे बनी, कैसे चल रही है, लेटेस्ट में क्या चल रहा है, वो चीज देखते हैं। जो डे टू डे सोशल मूवमेंट्स होती है, इसी चीज से हमें पता चलता है कि पूरा हम इसको एनालाइज करते हैं, फिर हमें हमारा एक आंसर मिलता है कि उस कंट्री में, उस कंट्री की पॉलिटिक्स कैसी है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रोंगनेस है। ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है कंपैरिजन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो कंपैरिजन क्या है, कि हम कोई भी कंट्री है किसी के बीच में कंपेयर करेंगे। तो आप देखिए, आप एक चीज के, जैसे इंडिया है, उसी की चीज पढ़ के तो उसी में कंपेयर कर नहीं सकते, या तो आप इसके स्टेट्स के बीच में कंपेयर करेंगे, या जो दो कंट्रीज है आप उनके बीच में कंपेयर करेंगे। तो बात है ना, ये तो नॉर्मल बेसिक बात है। तो अब इसके बाद क्या है, कि हमने कंपेयर कर लिया, उसकी सिमिलैरिटीज देख ली, डिससिमिलैरिटीज देख ली, क्या डिफरेंसेस है, इतना ही कंपैरिजन का मतलब नहीं है। इसके बाद क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, कि जो रिलेशनशिप्स है हमें उनको भी अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, this phase on the comparative method as defining the character and scope of comparative political analysis has been maintained by some scholars in order to disarm miscommunications about comparative politics as involving the study of foreign countries। तो इसमें यही है कि जितने भी स्कॉलर्स है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर एक कंट्री की पूरी अच्छी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज किया है, फिर उसको कंपेयर किया है। एंड तो किस किन को किया है, जो हमारी फॉरेन कंट्रीज होती है। तो इसमें बता रखा है कि जैसे जो अमेरिका है, वो स्टडी कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स है ब्राजील की, उन्होंने मतलब, एंड इंडिया जो है वो क्या कर रही है, श्रीलंकन पॉलिटिक्स को स्टडी, जो कंपेयर करते हैं कोई भी चीजों को, हम उनको बोलते हैं कंपैरिस्ट। तो यही है कि कैसा है, कंसिशियस एंड एक सिस्टमैटिक यूज है, हमारे सिस्टमैटिक वे है जिससे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, फिर कंपेयर भी कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टडी करेंगे ना उस चीज की, तो फिर हम ये चीजें देखेंगे, अच्छे से उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ये देखेंगे कि क्या उसकी सिमिलैरिटीज है हमसे, ठीक है, क्या उसमें डिफरेंसेस होते हैं, ये चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, सिमिलैरिटीज क्या होती है एंड जो डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नीचे। तो हमारा देखो सेकंड हमारा टॉपिक आता है, डेट वाज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो अब आप इसमें डिफरेंस देखेंगे कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कि जो पॉलिटिक्स है हम जनरली उसी को पढ़ रहे थे कि पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स को ही पढ़ रहे थे ना। तो अब हम देखेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है। The often encountered notion that comparative politics involves the study of government arises, assert Ronald Chilcott। ओके, तो देखो ये नाम से ही क्लियर है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, इसमें क्या है, हम कंपेयर करते हैं किसी भी कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज की, हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया। एंड हम अगर जो गवर्नमेंट है कि कैसी गवर्नमेंट है वहां पे, कैसा गवर्नमेंट का पूरा प्रोसीजर है, कौन से टाइप की गवर्नमेंट है वहां पे, कैसे मतलब कोई भी चीज चलती है, पार्लियामेंट कैसे, हर एक चीज है, तो हम गवर्नमेंट का कंपैरिजन करें तो उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो इसमें पूरा यही लिखा है कि बट इनमें डिफरेंस क्या है, जनरली हम ये पढ़ने वाले हैं। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ना, ये ब्रॉड टर्म है, एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या है, एक नैरो टर्म है। पॉलिटिक्स में क्या है, हम उसकी पूरी पॉलिटिकल सिस्टम, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज, पूरी उनकी पॉलिटिक्स कैसे चलती है, उनके डे टू डे लाइफ, उनकी मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट्स, इतना सब कुछ डीप में पढ़ते हैं। ऐसे ही जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट में क्या है, इसमें हम क्या सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो ये क्या है, एक नैरो टर्म है। ठीक है, इसी को बताया है कि ये एक क्या है, लिमिटेड टर्म है। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट की कैसी एक्टिविटी हो रही है, कौन से टाइप की गवर्नमेंट है वहां पे,
यही चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जनरली इसमें यही है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या होती है। तो जैसे मैंने आपको नीचे बताया, इसमें भी देखो डिटेल में यही लिखा हुआ है कि जो पॉलिटिक्स है, अगर हम पॉलिटिक्स पेयर की बात करें कि कंपैरिजन पॉलिटिक्स क्या होती है, तो ये जनरली क्या अलो करती है कि इसमें हम पूरा सिस्टम देखते हैं किसी भी चीज का। क्या सिस्टम देखते हैं कि सिर्फ हम स्टेट पे फोकस नहीं रखते, नॉट मेयरली ऑन द स्टेट, ये सिर्फ स्टेट पे हमारा फोकस नहीं रहता है। जितने भी उसके इंस्टीट्यूशंस है, कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन है, जैसे पार्लियामेंट कैसी है, लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ के मेंबर्स कैसे हैं, हर एक चीज। ठीक है। उनके जो इंडिविजुअल्स है, सोशल ग्रुपिंग, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड जितने भी सोशल मूवमेंट्स होती है ना, सारी चीजों के बारे में हम इधर ही देखते हैं। और इनमें से ही कुछ जो हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको जो यूजफुल होते हैं उन्हीं को हम एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, जैसे क्या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। तो देख लीजिए, बात सिर्फ इधर तक ही सीमित नहीं है, हम उनके पॉलिटिकल कल्चर को देखते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज वहाँ पे आ रखी है, क्या क्या टेक्निक्स पे यूज करते हैं, क्या उनकी रूलिंग अथॉरिटी है, क्या रूलिंग एफिशिएंसी है, रूलिंग अलाइट्स। तो इनका मतलब क्या है कि वहाँ पे मतलब जो अमीर लोग हैं, रूलिंग एलाइट्स, वे कैसे रहते हैं, रूलिंग अथॉरिटी कि जो गरीब लोग हैं वे कैसे रहते हैं। हर एक चीज मतलब उन्होंने मैनेज कैसे कर रखी है, उन्होंने मतलब उनकी पॉपुलेशन की आइडेंटिटी कैसे है, उनकी पॉपुलेशन कैसी है, कि मतलब ज्यादा बढ़ रही है, कम हो रही है, स्टेट को उन्होंने बिल्ड कैसे करके रख रखा है, स्टेट बिल्डिंग का उनका क्या मेथड है, कहाँ पे और जो स्टेट है उसमें मॉडर्नाइजेशन कितनी हो रही है, और कौन सा पाथ वे फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न पाथ फॉलो कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, कौन सा कर रहे हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि जो वेस्टर्न पाथ है डेवलपमेंट का, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं। तो देखो, हमारे दो पाथ होते हैं। एक तो हम वेस्टर्न पाथ की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वेस्टर्न का क्या है, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जनरली किस पे फोकस करता है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है, प्रॉफिट मेकिंग पे, कि जो प्राइवेट कंट्री, प्राइवेट कंपनीज है उनको सारी चीजें मिल जाए प्राइवेटली ही, हर एक चीज प्राइवेटाइज हो जाए। ठीक है। एंड ऐसे ही बात करें जो दूसरी साइड होती है सोशलिज्म, इसमें हम क्या फोकस करते हैं, हमारी सोशल डेवलपमेंट के ऊपर जनरली सारा फोकस होता है। तो इसमें क्या है, यही है कि जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म थी ना, ये किसकी थी, ये हमारी यूएसए की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो सोशलिज्म है जो दूसरी ही साइड है, ठीक है, तो इसमें क्या है, हम जनरली फोकस करते हैं जो हमारी सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट के लिए, कि हर एक चीज गवर्नमेंट करे, जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए चले। तो इसी टाइम पे हमें क्या चीज मिली थी, एनएएम की भी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये जनरली टाइम पीरियड आपको पता है कब का है, कोल्ड वॉर का है, जिसमें जो हमारा यूएसएसआर जिसका सोशलिज्म आइडियोलॉजी थी एंड यूएसए जिसकी कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी थी, तो उसी टाइम पे फिर क्या हुआ, 1945 के बाद बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज निकल के आई थी, बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ है, जैसे इंडिया भी थी, इन्होंने एक अलग मूवमेंट बना ली जिसको बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट, एनएएम नाम। ठीक है। तो इसके हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि नॉन अलाइन मूवमेंट, की ना ही ये इनके साथ अलाइन होंगे, मतलब ना ही ये वेस्ट कैपिटलिज्म के साथ जुड़ेंगे, ना ही ये सोशलिज्म के साथ जुड़ेंगे। ठीक है। तो इस मूवमेंट का भी राइज हुआ था। तो फिर जो हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये भी जान लेते हैं, बुक में तो नहीं है, एक्स्ट्रा बातें हैं, कि जो इंडिया है फिर वो क्या फॉलो करती है, क्या वो कैपिटलिज्म फॉलो करती है या सोशलिज्म। हमारा बिल्कुल मिक्स स्ट्रक्चर है। आप देखना बहुत सारी जगह हमने क्या है, हमने बहुत सारी चीजें प्राइवेटाइज कर रखी है, प्राइवेट कंपनीज के हाथ में दे रखी है, बहुत सारी चीजें क्या है, सेंट्रल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट देखती है वेलफेयर की। मैं बोल रही थी ना, इतनी भी घबराने की जरूरत नहीं, इतना भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। ठीक है। एंड एट लास्ट क्या होता है, फिर ग्लोबलाइजेशन आ जाती है, जिससे क्या होता है, आइडियाज। जनरली ग्लोबलाइजेशन क्या होती है कि स्प्रेड ऑफ आइडियाज, कि एक जगह से दूसरी जगह आइडियाज का स्प्रेड होना। ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ डिफरेंट नेशंस, मतलब बहुत सारे नेशन क्या है, इंटरकनेक्ट हो जाए, तो ये कैसे हो रहा है,
मतलब आपको भी ये चीज बताने की जरूरत है, आप मेरे से कैसे कनेक्ट हैं। जैसे इधर ही मैं पढ़ा रही हूँ, कोई बाहर दूसरी कंट्री का भी स्टूडेंट इसको देख सकता है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट कि हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं वे इतनी बढ़ गई हैं। तो इस टाइम पे जो इकोनॉमिक है इसका भी लिंक हुआ था किससे, हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज है। और इस टाइम पे फिर इस चीज से रिवॉल्यूशन भी हुई थी। सो इसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे, दैट वाज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ हिस्टोरिकल ओवरव्यू। तो देखो ये जैसे नाम से ही क्लियर है, तो इसमें जनरली है क्या कि इसमें हम हिस्टोरिकल ओवरव्यू पढ़ेंगे। तो जैसे कोई भी आपको टॉपिक मिल जाए ना, साइड में मिल जाए हिस्टोरिकल ओवरव्यू, तो जनरली मतलब यही होता है कि जो ये वर्ड है, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जो ये वर्ड है, तो इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ देखा गया ये वर्ड। जनरली हम ये बातें करते हैं। तो यही है कि जो ये, तो यही बोल रहे हैं कि जैसे हम बात करें जो नेचर है, स्कोप है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो अलग अलग है। अगर हम बात करें जैसे जैसे चेंजेस होते आ रहे हैं हिस्टोरिकली, स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल 20 सेंचुरीज तक, वही हम नीचे नीचे पढ़ने वाले हैं। वो ऐसा क्यों भी हुआ है कि जो हमारा जोग्राफिकल स्पेस है उसके चेंज होने में, या उस टाइम पे जो आइडियाज डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे कैपिटलिस्ट मूवमेंट जो मैंने आपको पीछे बताया, आगे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स, इंडिजीनियस, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने। तो सबसे पहले यही जान ले कि जो ये कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है जिसको हमें पढ़ना पड़ रहा है, इसका ओरिजिन किससे किया है, ठीक है। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है द इंटेलेक्चुअल pedigree going back to Aristotle, continued by the thinkers and Niccolo Machiavelli, John Locke, Max Weber। तो इसमें क्या है कि ये ओरिजिन कैसे हुआ। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये एक बहुत लॉन्ग इंटेलेक्चुअल डिग्री है, जिसको क्या मतलब किसने किया है, जैसे एरिस्टोटल थे, जो आप इनको, आपको पता है साथ साथ में ना, आप एक तो जो ये थ्योरिस्ट होते हैं, थिंकर्स होते हैं, इनके भी नाम मतलब याद रख के चला करो, एक दो सारे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कि इससे क्या होगा जो आपका आंसर है ना और अच्छा बन सकता है। जैसे जॉन लॉक है, एरिस्टोटल है, मैक्स वेबर। तो फिर हम ये देखते हैं कि ये आया कैसे। तो जो एरिस्टोटल है ना, इसने अराउंड 150 स्टेट मतलब जो कंट्रीज है ना उसके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ डाले। तो पढ़े होंगे। तो उसके बाद इसने क्या किया, उसको कंपेयर किया, उनकी सारी चीजों को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और सिर्फ डिस्क्राइब ही नहीं किया, उनको क्लासिफाई भी किया कि किस कंट्री में डेमोक्रेसी है, किन किन में ऑटोक्रेसी है, किन में मोनार्की है। और फिर इन्हीं चीजों से फिर हमें पता चला कि वहां पे बहुत सारे मतलब नॉर्म्स, जैसे कोई भी कंट्री है ना सबके अलग ही रूल्स होते हैं। यही है कि फिर जैसे इन्होंने इतनी सारी चीजें पढ़ी, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन इन्होंने इन चीजों के चार चीजों में डिवाइड कर दिया। गुड में कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बाइट बैड है, क्या चीज आइडल है, क्या चीज परवेटेड है, ठीक है। इसी के साथ है ना आपको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, बहुत सारी प्रिंसिपैलिटीज मिल रही हैं। जैसे क्या होती है, न्यू, मिक्स्ड, इलेक्ट्रिक वंस। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाने से पहले एक और चीज बताऊंगी कि ये चीज किसको करते हैं, आपकी बुक में देख लीजिए। ये हमारे फॉलो करते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच में, ठीक है। तो हमारे तीन तरह की नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड पर्सपेक्टिव, तीन तरह की अप्रोचेज होती है। पहले हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं डेमोक्रेसी से, तो जो हमारा डिस्क्रिप्टिव वे है इसमें क्या है कि जो डेमोक्रेसी है हमने उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया कि इसमें है क्या, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव वे। तो अगर हम बात करें नॉर्मेटिव पे, क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, किसको एक्सपेरिमेंट्स देखे कितनी कंट्रीज में ये है, अच्छे से एक्सपेरिमेंट करें, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच। एंड जो हमारी थर्ड वन होती है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या होती है कि हमारी क्या विचार है, हम हमारी कंट्री को कैसे बनाना चाहते हैं, व्हाट द स्टेट शुड बी और टू बी। तो इसमें जनरली हम इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, ठीक है। सो चलो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट वाज द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो यही है, इसमें हम जनरली क्या बात करने वाले हैं कि कोई भी हम कंट्री को अच्छे से करने के लिए, क्या उसका गुड ऑर्डर एंड एक आइडल स्टेट बनाने के लिए हमें मतलब क्या करना पड़ता है जनरली। तो उस टाइम पे जो जितने भी लोग थे, कंपैरेटिव स्टडी इसी चीज की कर रहे थे कि कैसे एक गुड ऑर्डर लाया जाए, कौन सा ऑर्डर गुड है, ठीक है।
तो इस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो आइडियोलॉजी लिबरलिज्म है ना, लिबरलिज्म जनरली क्या होता है, ये आइडियोलॉजी होती है कि जिसमें हम बात करते हैं कि जो इंडिविजुअलिटी है, कि हाँ इंडिविजुअल होने चाहिए, इंडिविजुअली हमारी हर एक बातें होनी चाहिए, तो इसी में लिबरलिज्म में यही आता है। तो इस टाइम पे जो ये आइडियोलॉजी है इतनी मतलब फेमस हो गई, रीगेन कर रही थी यूरोपियन कंट्रीज में, एंड इसी चीज का फिर यहाँ पे क्या हो रहा था, डोमिनेंस हो रहा था पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो सिर्फ ये ही नहीं, और भी जितनी मतलब कंट्रीज बच गई हैं जो एशिया की, अफ्रीका की, लेटिन अमेरिका की, जो अभी अभी एक्स कॉलोनीज मतलब जो अभी अभी कॉलोनीज बनी हैं, उसके इन्फ्लुएंस में आई है, तो उन चीजों से क्या है, एमर्ज हुई हमारी लिबरलिज्म। तो इनमें मतलब बहुत सारे वे भी बता रखे हैं, जैसे जेम्स ब्रेकलिन, मॉडर्न डेमोक्रेसी, इनके जो बुक्स हैं उनके नाम है, हरमन फायर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो आप इनमें से एक दो लर्न कर लीजिएगा, जिससे आपका क्या होगा, इफेक्टिव आंसर आपका और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था, तो साथ में कंपैरिजन भी हो रहा था कि ये वहाँ के इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, जो लिबरलिज्म की हम बात कर रहे हैं, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, इनका रिलेशनशिप है पूरा, उनकी जितनी भी लेयर्स कितनी है उनकी गवर्नमेंट का। तो इसमें जनरली हम क्या स्टडी कर रहे हैं, यूरोसेंट्रिक्स। ठीक है, तो यूरोसेंट्रिक्स का मतलब क्या है, इसमें यही कि जो यूरोपियन कंट्रीज है जनरली उनका सेंटर क्या था, मतलब उनकी गवर्नमेंट कैसी थी, और उनकी जो एक आइडियोलॉजीज क्या थी यूरोपियन कंट्रीज की, तो डेट वाज लिबरलिज्म। तो इनके इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, गवर्नमेंट कैसे हैं, यही चीजें हम पढ़ रहे थे। और जो जनरली जिन यूरोपियन कंट्रीज की बात हो रही है, तो कौन कौन सी है, डेट वाज ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी। तो इसके बाद क्या है, फिर ये बोल रहे हैं कि जो ये कंपैरेटिव स्टडी हुई ये जेन्युइन नहीं थी, इसमें से हमारी बहुत सारी चीजें हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, क्योंकि ये जो भी मतलब एनालिसिस किया दूसरी कंट्रीज ने, लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज ने, इन्होंने ये देखा कि इन्होंने बहुत सारी चीजें इनकी जो स्टडी है, जो भी इन्होंने स्टडी की है उस चीज से एक्सक्लूड मतलब निकाल दिए, ये जेन्युइन नहीं है, फेक है, ये बायस्ड है, ये दिस इज नॉट ट्रू। तो इसी टाइम पे क्या हो रहा था कि जो डोमिनेंस है यूरोपियन कंट्रीज का, वो ही पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे देखा जा रहा है। तो उस टाइम पे पूरा क्या हो गया था, पूरी जो हिस्ट्री, पूरी कॉन्टेम्प्ररी जो हिस्ट्री थी वो कहाँ आकर खड़ी हो गई थी, जो यूरोप है वो उसका सेंटर बन गया था, क्योंकि इसी टाइम पे फिर क्या है, जो क्लोनलाइज्ड है और जो लिबरेटेड हुए हैं क्लोनलाइजेशन से, मतलब इसका मतलब क्या है, क्लोनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कंट्री है उसके ऊपर कोई दूसरी कंट्री रूल करी, जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटेन कर रही थी ना पहले, इसी को बोलते हैं क्लोनलाइजेशन। तो यही बोल रहे हैं कि कोई भी कंट्री अगर क्लोनलाइज्ड है मतलब उस पर रूल चल रहा है, या फिर वो लिबरेट मतलब फ्री हो गई है क्लोनलाइजेशन से, तो इसमें जनरली हम यही पढ़ते हैं। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा एडवांस कंट्रीज हो रही थी, जो वेस्ट की कंट्रीज है ना बहुत ज्यादा एडवांस हो रही थी, डोमिनेट हो रही थी, एंड जो उनकी लिबरल डेमोक्रेसी है, नॉर्मेटिव वैल्यू है, उस चीज को बढ़ावा दे रही थी। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर। तो यही है कि जब हमारी सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो यही बता देती हूँ शुरू कब हुई। सेकंड वर्ल्ड वॉर हमारी स्टार्ट हुई थी, इट वाज 1939, एंड वो खत्म हो गई थी 1945 में। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में और उसके बाद में क्या होता है, 1930s में क्या होता है, बहुत बहुत बड़ा चेंज होता है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन होती है 1917 में, जिसपे क्या होता है, जो सोशलिज्म है एक आइडियोलॉजी दिखती है पूरे स्पेयर पे। तो भी दूसरे साइड में यूएसए वाले थोड़ी कम थे, उनकी भी जो वेस्टर्न लिबरलिज्म है एंड जो हमारी कैपिटलिज्म थी वो आ जाती है। तो जैसे ही एंड होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो आपको पता है इस टाइम पे कोल्ड वॉर एरा चल जाता है। तो इस टाइम पे क्या है, जो यूरोपियन हेजेमनी है ब्रिटिश वाली, वो खत्म हो जाती है, एंड जो यूनाइटेड स्टेट्स है एक न्यू हेजेमनी आ जाती है। तो इसमें ये हेजेमनी क्या है, हेजेमनी होती है जो मोस्ट पावरफुल कंट्री होती है। तो अभी तक तो क्या है, यूरोपियन ब्रिटिश का ही राज चल रहा था, और वो चीज क्या है, वो चीज डिक्लाइन हो गई है, और एक नई पावर हमारी डोमिनेंस में आई है, जो है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो पूरी कंट्री है वो दो कैंप्स में बट गई थी, डेट वाज वेस्टर्न कैपिटलिज्म एंड ईस्टर्न सोशलिज्म। तो मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया है, तो मैं आपको अभी दोबारा ही बता देती हूँ कि जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म है ये हमारी यूएसए की आइडियोलॉजी थी, एंड जो सोशलिज्म है ये हमारी यूएसएसआर सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी थी।
जिसमें कैपिटलिज्म में क्या होता है, हम प्रॉफिट मेकिंग की, प्राइवेटाइजेशन की, कंट्रीज सारी जो पावर है वो प्राइवेट, जो प्राइवेट कंपनीज है उनके हाथ में आ जाए। एंड सोशलिज्म में क्या होता है, जो हम हमारी वेलफेयर सोसाइटी की बात करते हैं, कि जिसमें जो गवर्नमेंट है जनरली की सारी पावर जो है गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, इसकी बात करते हैं। तो इस टाइम पे क्या है, जो इससे बाकी वर्ल्ड था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितनी और कंट्रीज थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुई ना, तो जो यूरोपियन एम्पेरलिज्म है, तो जो ब्रिटेन थी ना और बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी, कुछ कुछ उसमें से, इन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी, ये रूल करते थे दूसरी कंट्रीज के ऊपर। तो उस टाइम पे उन्हें भी बहुत छुटकारा मिला था, वे भी लिबरेट हो गए थे और वो अपनी इंडिविजुअल खुद की कंट्री में आ रहे थे। तो यही इस टाइम पे बहुत सारे नेशन नोशंस उठे थे, जो डेवलपमेंट के थे, मॉडर्नाइजेशन के थे, नेशन बिल्डिंग के थे, स्टेट बिल्डिंग। तो इनका मतलब क्या है, डेवलपमेंट मतलब कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो, ऐसे ही ग्रोथ हो किसी भी चीज में। मॉडर्नाइजेशन क्या होती है कि और ज्यादा हम मॉडर्नाइज हो टेक्नोलॉजी बेसिस पे। नेशन बिल्डिंग क्या है, कि नेशन को बांध के रखना, नेशन को हम कैसे बिल्ड करके कर चल सकते हैं। कि जैसे ही अभी आपको पता है इसके बाद पार्टीशन भी हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है, तो इससे क्या होगा, पूरी स्टेट टूट जाती है, तो उसको कैसे बिल्डअप करके रखें। इसके बाद क्या है, स्टेट को कैसे हम से नेशन को रख रहे हैं, ऐसी सारी स्टेट्स को हम कैसे बिल्ड करके रखेंगे। ऐसे इसी टाइम पे बहुत सारे हमारे नेशनल स्लोगन्स भी बने थे। साथ में जितने भी पॉलिटिकल एलाइज हैं, मतलब जो पॉलिटिकल अमीर लोग थे, इन्होंने भी मतलब क्या बोला कि हम अपने नए नेशंस बनाएंगे। तो फिर हम मतलब बहुत सारी कंट्रीज उस टाइम पे क्या थी, इन्हीं की बात कर रहे हैं जो लिबरेट हुई। तो ये बोल रहे थे कि जितने भी न्यू नेशंस बने इस टाइम पे, बोल रहे थे कि भाई ना तो हम वेस्टर्न कैपिटलिस्ट के साथ रहना चाहते, ना ही हम सोशलिज्म के साथ रहना चाहते। तो इसी टाइम पे फिर जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, इन्होंने एक अलग ग्रुप बना लिया, जो मैंने ऊपर ही बताया, डेट वाज एनएएम, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि हम कोई भी पावर ब्लॉक के साथ नहीं रहना चाहते, इससे अच्छा यही है कि हम किसी के साथ अलाइन ही ना हो। तो इन्होंने अलग से मूवमेंट बना ली थी, जिनके लीडर्स भी थे, बहुत सारी कंट्रीज इसमें मिक्सअप हो गई थी। पहले तो 5-6 मेंबर्स ही थे, फिर उसके बाद और कंट्रीज इनमें मिक्स होती गई थी। तो यही है, फिर यही इन्होंने मतलब साइंस ऑफ पॉलिटिक्स बना ली थी। तो इसमें साइंस ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, एंड इसमें हम बिहेवियरलिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे कि बिहेवियरलिज्म क्या होता है। बिहेवियरलिज्म क्या होता है, कि जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ना पॉलिटिक्स की, साइंटिफिक क्या होता है कि मतलब उसके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हर एक चीज देखना, उसी को बोलते हैं बिहेवियरल फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, बिहेवियरल मूवमेंट चली थी इस टाइम पे, जिस टाइम पे क्या बोला गया था कि जैसे अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की स्टडी कर रहे थे कि भाई हाँ करियर डिस्क्रिप्टिव वे में, डिस्क्रिप्टिव वे में जैसे मैंने बताया कि अभी तक तो उसको पढ़ लिया कि हाँ ये होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशंस में उनके में लिखा गया है, ये उनका जियोग्राफिकल एरिया है। तो फिर इसके बाद क्या है, ये बोले कि अब हम क्या है साइंटिफिक स्टडी करेंगे पॉलिटिक्स की, जिसको बिहेवियरल मूवमेंट बोला गया। कि अब क्या है, अब क्या हम फोकस करेंगे क्वालिटेटिव एंड जो हमारी एम्पेरिकल फैक्ट्स है, कि इसको हम सिर्फ वैल्यूज के बेसिस पे ही न्यूट्रल नहीं रहेंगे। ठीक है, हम इसको सेपरेट करते हैं वैल्यूज से, एंड हमें अब क्या चाहिए, पूरी हम ऑब्जर्व करेंगे, एक्सप्लेनेशन बनाएंगे, पूरे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, देन हम एक चीज पे जाएंगे। एंड जो बिहेवियरल मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं या इसके साथ ही इनको क्या बोलते हैं, बिहेवियरलिस्ट। ठीक है। तो इनका यही क्वेश्चन था कि क्यों मतलब जो पीपल है बिहेव कर रहे हैं पॉलिटिकली जैसे वे है नहीं, ऐसा क्यों है। तो इसमें यही क्वेश्चंस उठे थे, और इसमें पूरा यही है कि हमें सिर्फ ये नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ लिया, हमें मतलब जनरली ये है कि हमें उनको साइंटिफिक वे में भी उसको स्टडी करना चाहिए, सिर्फ फॉर्मल में भी नहीं। फॉर्मल फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के बारे में स्टडी ना करके जो नॉन फॉर्मल है, जो हमारा सिर्फ डिस्क्रिप्टिव वे को ना पढ़े, जो हमारा एनालिटिकल है, पूरी इस पे केस स्टडी करे, तभी हम मतलब एक अच्छे हमारे। तो इसके बाद यही है कि जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी, तो इसमें जर्नली हम क्या है कि पूरा जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, अब इस पे डिबेट्स होनी शुरू हो गई हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। लार्ज स्केल पे अब क्या है, कंपैरिजन होने शुरू हो गए थे। फिर कोई क्या है उसको रिजेक्ट करने लग जाता है, कोई वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हो जाता है, कोई सोशलिज्म के साथ हो जाता है। कुछ फिर क्या होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम अब कंपेयर होने शुरू हो गए थे, जैसे प्रिमिटिव, जो बिल्कुल स्टार्टिंग के होते हैं ना प्रिमिटिव लोग, उनकी जैसे एडवांस की बात करने लग गए, जो डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है, जो वेस्टर्न है, नॉन वेस्टर्न है।
सारी चीजों को अब क्या करने लग गए थे, कंपेयर करने लग गए थे और ये देखते थे कि बेस्ट कौन सा है। पर आप एक चीज देखिए कि जैसे हम अ, हमारी चीज को तो बुरा कभी बोलेंगे ही नहीं। तो जैसे कोई रिलेट करता है या कोई मतलब वेस्ट की तरफ है, तो मतलब वो अपनी चीज को कैसे बुरा बोलेगा। तो इधर ही फिर क्या है, बायसनेस आ जाती है। तो ऐसे ही है फिर इस टाइम पे क्या बहुत सारी एजेंसीज भी बनती हैं जिनके डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं कि हर एक कि अब वो क्या देखेंगे कि जो भी कोई कंट्री है, कैसी पॉलिटिकल पार्टी कैसी है, कैसा उनका इंटरेस्ट है किसी भी ग्रुप में, कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या उनका मतलब वोटिंग बिहेवियर कैसा है, कि कैसे मतलब जो वोटिंग हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं भाई फेयर भी हो रहे हैं कि कैसे हो रहे हैं। हर एक चीज मतलब इस चीज पे देखना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद क्या है, बहुत सारे वेस्टर्न कंपेरिविस्ट क्या बोल रहे थे कि हमें थोड़ा इकोनॉमिक या पॉलिटिकल चेंज करना चाहिए। ये वेस्टर्न वाले ईस्टर्न को निशाना बना रहे थे, ईस्टर्न वाले वेस्टर्न को। वेस्टर्न वाले बोल रहे थे हम अच्छे, ईस्टर्न की पॉलिसीज बिल्कुल खराब है। और जो ईस्टर्न वाले ये बोल रहे थे कि वेस्टर्न की पॉलिसीज खराब है, तो इसलिए हमें इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंज चाहिए। एंड आप साथ में कुछ मतलब थिंकर्स को भी लर्न कर सकते हैं। जब ये डेविड एस्टोन क्या है, इन्होंने एक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात की है कि जैसे जो सोशल मोबिलाइजेशन होता है यही सेंटर होता है हर एक चीज का। तो ऐसे ही है, सबने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी है, तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं। एंड इस टाइम पे क्या हो रहा था, जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस है इस चीज को अपनी तरफ करने के लिए क्या है, जो इंटरनेशनल हमें इन्वॉल्वमेंट मिली यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वो क्या है, जैसे मिलिट्री अलायंसेस को फॉरेन एड करता था, तो कहीं ना कहीं वो भी काम आता ही था। वो फंड करता था जितनी भी रिसर्च फाउंडेशंस है, देखता था क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है। इन्होंने बहुत सारे गोल्स भी सेटअप करे थे यूएस फॉरेन पॉलिसीज के लिए। इसी टाइम पे इन्होंने क्या किया था, प्रोजेक्ट कैमलूट जो लेटिन अमेरिका में हुआ था, एंड हिमालयन प्रोजेक्ट चला था जो चला था इंडिया में। इस पीरियड में क्या है, हमने मतलब एप्टन स्टडी ऑन द गाना, ठीक है। ये बहुत सारे काम हुए थे। गाना एक कंट्री है, कंट्री का नाम, तो जिसमें हुए थे और भी बहुत सारी मूवमेंट्स हुई थी जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। एंड ऐसे ही मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, एक नई नॉन कम्युनिस्ट वे मिला था हमें, डेवलपमेंट आती, ऐसे भी डेवलपमेंट होती। सो हमने अभी तक बिहेवियरलिज्म किया, तो अब क्या है, एक दूसरी मूवमेंट आई उसके बाद, इट वाज पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो इसमें क्या था, तो बिहेवियरलिज्म में कुछ लूपहोल्स मतलब कुछ कमियां होने के कारण एक अलग मूवमेंट आई। जो एडवोकेट थे बिहेवियरल रेवोल्यूशंस के, वे डिसअपॉइंट हो गए इसकी बहुत सारी चीजों के कारण। तो वो चीजें क्या थी कि देखो, ये सिर्फ साइंटिफिक स्टडी की बोल रहे हैं कि साइंटिफिक स्टडी होगी, पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो उन्हें चीजें डोमिनेट करती, जैसे यूएसए की है वो चीजें डोमिनेट। पर हम न्यूट्रल होने चाहिए ना। जैसे हम ये भी बोलते हैं, जैसे कोई भी स्टेट है, कोई भी कंट्री है, हर एक कंट्री के लिए एक अलग टेक्निक ही होती है। जरूरी नहीं है कि वो टेक्निक हर एक स्टेट में ही बैठ जाए। तो इनका फोकस जनरली क्या रहता है, हर एक चीज यूनिवर्सलाइजेशन ना हो उस चीज की, जिस चीज में जो चीज बैठती है फिट वही चीज हो। और उस चीज पे क्या हो, जो साइंस है कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकती है। हर एक तरह की जो वैल्यू है, हर एक जगह अलग ही जजमेंट्स होती है। पर जो हमारा खुद की जो वैल्यूज हैं वो न्यूट्रल होनी चाहिए, न्यूट्रल सिविलाइजेशन पे जनरली होनी चाहिए। तो पूरे में जनरली यही बता रखा है। फिर अब इसके बाद क्या आती है, 1970s एंड द चैलेंजेस टू डेवलपमेंटिज्म। तो देखो ये तो नाम से ही क्लियर है, डेवलपमेंटिज्म क्या, अब इस टाइम पे बहुत सारी डेवलपमेंट होने लगी। तभी क्या बोल रहे हैं कि आप सिर्फ इतना भी सीमित मत रहिए, अब हम और भी इसमें डिफरेंसेस क्या देख रहे हैं कि पहले तो बोल रहे हैं साइंटिफिक वे को पढ़ो, फिर बोल रहे हैं कि सबके लिए सारी कंट्रीज पे हम एक ही चीज थोप नहीं सकते, यूनिवर्सलाइजेशन नहीं कर सकते। सारी कंट्रीज की अलग अलग चीजें होती हैं। फिर बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ इतना ही नहीं चलेगा, जो भी हम स्टेट पढ़ रहे हैं उसको कंपेयर करें, उसके पॉलिटिकल सोशल कल्चरल सिस्टम को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और कोई भी चीज हम सिंगल यूनिवर्सिटिक फ्रेमवर्क से नहीं देख सकते। इस एक एक की चीजें हम मतलब उसको यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं। इस चीज का फिर हमें सॉल्यूशन चाहिए था, तो हमें क्या सॉल्यूशन मिला, तो यही है कि बहुत सारी उस टाइम पे क्या थी, बैकवर्ड कंट्रीज भी थी, जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं आती है, जैसे इंडिया भी थी। तो उस टाइम पे क्या है, इन कंट्रीज को उठाने के लिए जो थर्ड वर्ल्ड होता है, इसी को बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है। तो यही था, इन वर्ल्ड को उठाने के लिए क्या था,
हमें सॉल्यूशंस चाहिए थे कि हम इन चीज़ों को भी देखें, उन पे और ज़्यादा स्ट्रेस्ड हों, उन चीज़ों की नीड जाने की उन्हें ज़रूरत क्या है। तो इस चीज़ पे मेन चैलेंजेस क्या आ रही थी कि हम उनको नहीं उठा पा रहे थे, वहाँ पे कम डेवलपमेंट हो रही थी। वो क्या है, डिपेंडेंसी एंड कॉर्पोरेटिज्म। कॉर्पोरेटिज्म क्या होता है, बहुत सारी मतलब क्या होती है, यूरोपियन बाहर की कंट्रीज थी जिन पे मतलब क्या थे, ये कॉर्पोरेट हो रहे थे, उन्हीं चीजों से वे सारी चीजें अपनी कर रहे थे। एंड डिपेंडेंसी मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड होना बाहर की कंट्रीज पे, जैसे स्टार्टिंग में बताया कि जो इंडिया है फूड ग्रेन्स तक दूसरों उन पे दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड था। तो जब तक ये चलेगा तो डेवलपमेंट होगी कैसे। तो बहुत सारे लोग फिर इसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जो ये मॉडल है इग्नोर कर रहा है कि जो डोमेस्टिक क्लास फैक्टर्स है ना, उसको नहीं देख रहा है, जो इंटरनेशनल चीजें हैं उनकी डेवलपमेंट को देख रहा है। हमें जो बिल्कुल नीचे है, जो नीचे है, जो वेस्ट में नहीं है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको भी देखना चाहिए। इसमें जनरली यही मेंशन कर रखा है। देखिए कि जो ये क्या है, कैपिटलिज्म प्रमोट करना चाहते थे कि जितनी भी अंडर डेवलपमेंट है वो भी ले ले। पर ऐसे जरूरी थोड़ी कि सब में एक ही प्रोसीजर बैठ जाए। देन इसके बाद क्या होता है, 1980s में क्या आता है, द रिटर्न ऑफ द स्टेट। तो इसमें यही चीजें हैं। इग्नू का वैसे मटेरियल जो भी है ना बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल एक फ्लो में चलता है कि हर एक चीज हमें बिल्कुल लाइन बाय लाइन है कि ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ। तो यही है कि जैसे ही फिर डेवलपमेंटिज्म के बाद क्या थे, बहुत सारी थ्योरीज आई। ये बोल रहे हैं कि आपने इसमें इंक्लूड क्या नहीं किया, जो ब्यूरोक्रेटिक है, ऑथोटेरियरिज्म एंड जो इंडिजीनियस, जो बिल्कुल नीचे वाले लोग हैं, उनके तो कॉन्सेप्ट की हमें बात ही नहीं की है। एंड क्या क्या मतलब चेंजेस आई, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए डेमोक्रेसी में, उसकी तो बात ही नहीं हुई है। एंड ऐसे जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कहती है, वहाँ न्यू लिबरलाइजेशन क्या होता है एंड प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। इसी टाइम पे फिर जो एक मेन चीज उनमें रह गई वो रह गई यूनिटी। हर एक चीज में जैसे कोई भी चीज डोमिनेट कर रही है उस चीज को, तो यूनिटी तो आ ही नहीं रही है, हेल्दी डाइवर्सिटी तो बन ही नहीं रही है। तो इन्हीं चीजों के बारे में जनरली बातें हो गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, द लेट 20th सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन एंड इमरजेंसी ट्रेंड्स। तो इस टाइम पे आपको पता होगा ग्लोबलाइजेशन क्या है, कि इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ स्टेट्स। तो इसमें क्या था कि एलपीजी मॉडल आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें यही, यहाँ पे क्या था, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस टाइम पे क्या था, जो इन्फ्लुएंस था ना, जो हिस्टोरिकल इंक्वायरीज है उन चीज का बढ़ने लगा, जो पॉलिसीज है, आइडियोलॉजीज है एंड जो गवर्निंग एक्सपीरियंस है, उनको भी मतलब थोड़ा मतलब बूस्टअप मिला कि वो कोई भी चीज है क्वालिटेटिव कॉन्टेक्स्ट से करके वो चीजें कर रहे थे। तो इसमें जनरली यही है कि इस टाइम पे साथ में क्या होगा कि जो यूएसएसआर है ना, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो उस टाइम पे फिर क्या है, जो बहुत सारी सिविल सोसाइटीज बन रही थी ना उस टाइम पे, फिर ये क्या है, ये भी मतलब देखने लगे कि क्या फाइनल फॉर्म है, कि जो लिबरल गवर्नमेंट है उसकी ही ट्रम्प हो रही है, उसी की जीत हो रही है, कौन से आइडियाज है जो इनको फॉलो करने चाहिए। तो क्या मतलब ये वेस्ट के साथ जाए। तो इसमें क्या है, जो कम्युनलिज्म है वो तो डिक्लाइन हो गया था। एंड इस टाइम पे फिर क्या है, जो मतलब कैपिटलिस्ट है वो जीत गया था। तो बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही थी, जो चीजें हैं उसी चीज को फिर मतलब करते हैं ना, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वही चीज कर रही थी। तो ये चीजें जो ग्लोबलाइजेशन है, इसमें और भी क्या चीजें हैं, साइंटिफिक है, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, क्या चीजें हो रही है, सारी चीज लिंक्ड हो रही हैं। ठीक है, एक पार्ट से दूसरी जगह जा रही है। जैसे कोई भी चीज न्यूज होती है इधर, दूसरे पार्ट में भी तो पता चल जाती है, दूसरी कंट्रीज में पता चल जाती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा है, ये हमारा इंटरनेट से हो रहा है, वेबकैम से हो रहा है। तो यही सारी चीजें यही है। जैसे हम अब भी पढ़ रहे हैं, हम रिसर्च करते हैं गूगल पे, जैसे कोई कल्चर है, कोई मूवमेंट है ट्राइब्स की, दलित्स की, वुमेन की मूवमेंट है, उस टाइम पे क्या हुआ, या वेस्टर्न कैपिटलिज्म है, उस टाइम पे उन्होंने फिर उनकी जो मार्केट है कैसे डेवलप की, डेमोक्रेसी कैसे आई, कैसी स्टडीज हुई, कैसे जो रिसर्जेंस, कैसे मतलब उस चीज को दोबारा से उसको रिसर्जेंस मतलब दोबारा से उसको उसके क्या रिजल्ट्स बने। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने बता ही दिए। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली इन्होंने, जो हमारे इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब है, यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड इन्हीं चीजों को फिर उन्होंने क्या कर दिया, कम्युनिकेट बनाने का एक मतलब इंटरनेट ऐसा सहारा है जिससे हम जो राइट्स हैं उसके स्ट्रगल के बारे में जान रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारी जो ग्लोबल मीडिया किसके थ्रू कर रहे हैं, नेटवर्किंग साइट से ही कर रहे हैं। इश्यूज पढ़ रहे हैं जितने भी की ह्यूमन राइट्स है उनको कैसे प्रमोट
कि कैसे प्रमोट करें, उनको कैसे प्रोटेक्ट करें। ठीक है। तो अब इसमें देखो लास्ट में आ गया है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स यूटिलिटी। यूटिलिटी में क्या है, जनरली क्वेश्चन ये आता है कि हमने इतना पढ़ा तो इसको हम यूटिलाइज कैसे करें, कैसे हम कोई भी चीजों को कंपेयर करें, और रियलिटी में इस चीज को कर रहे हैं तो इसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, इसके बहुत सारे वेज हैं कि हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इन वेज को नीचे जानते हैं। सबसे पहले तो क्या है, हम कंपेयर करें जो थ्योरेटिकल फॉर्मेशन है, थ्योरी में हमने जो भी चीज कही है उसको और अच्छे से करें, कि उसको रीजनिंग करें, फिर उसको सोचे। ठीक है। और फिर देखिए कितने केसेस आ रहे हैं, उसको मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट करें उसका। ठीक है। उसके बाद पूरी थ्योरी को बिल्ड करें, फिर उसको टेस्ट करें कि कैसी कंट्रीज में, ये नहीं है कि मतलब आपको जो मिला आपने वही बता दिया या अपनी चीज अच्छी बता दी। इस चीज में आपको बिना बायस रहे जो चीज अच्छी है उस चीज को बाहर लाना पड़ेगा। ये अच्छे से यही चीज है कि अच्छे से ऑब्जर्व करके आप मतलब कोई भी चीज बहुत अच्छे वे में चल रहे हैं, क्योंकि वो चीज फिर यूनिवर्सल वे पे जाती है। ठीक है। तो उन स्टेटमेंट्स की जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है। उसके बारे में क्या है कि वो रैशनलाइजेशन हो, वैलिडिटी हो। ठीक है, कि वो एक्सप्लेन कर रखी है थ्योरीज जो भी चीजें हैं, मतलब ऐसे ही नहीं कंपेयर किया हो, मतलब उस चीज का कोई वैल्यू हो, इंडिस्पेंसिबल हो। ठीक है। एंड साथ में क्या है, एक्सप्लेनेशंस होने चाहिए उनकी रिलेशन से लेके कि वो क्या है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो, जो भी लिखा हो उसमें जनरली फोकस किया गया हो, क्या सिमिलैरिटीज है, डिफरेंसेस है, और ऐसे नहीं उठा के दे दिया। सिर्फ सिंप्लीफाई नहीं करना, उसको पूरा आइडेंटिफाई करना है, स्कॉलर्स ने किया हो उसको कंपेयर किया हो। इसी को बोलते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अप्रोच। ठीक है। जो इन चीजों में बहुत ज्यादा बेस्ट रहती है। सो गाइस इधर आपकी यूनिट खत्म होती है। सो देख लीजिए हमने, यस, आपने मेरे साथ मिलकर पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, और इतने इजी वे में पढ़ा है हमने कि बस इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कि इतने इजी वे में हमने पूरा एक हमारी यूनिट खत्म कर दी। तो इसके बाद मिलते हैं हमारी सेकेंड यूनिट के साथ। और फिर मुझे बताइएगा कौन बोल रहा था कि जो ये चैप्टर है, ये कोर्स है, इतना मुश्किल है। सो ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे मत सब्सक्राइब माय चैनल।